वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। श्री विश्वनाथाय नमः। हम लोगों ने पूर्व में बोतो गुणवचनात् इत्यादि सूत्रों का अध्ययन किया। अब इसी क्रम में हमारा अगला सूत्र आ रहा है बह्वादिभ्यश्च। ठीक, बह्वादिभ्यश्च, इस सूत्र में दो पद, बह्वादिभ्यः और चा। ठीक, दो पद हैं। कौन कौन पद हैं? हाँ, बहुत सही। बह्वादिभ्यः इति पंचम एकवचनान्तं पदम चा इति अव्ययपदम द्विपदात्मकं बह्वादिभ्यश्च इति शास्त्रम। ठीक, अब इसमें एक पद ऐसा है जो समस्त है, और जो पद समस्त होता है वहाँ पर हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि अत्र को विग्रहः कश्च समासः। इस सूत्र में इस पद में इसका क्या विग्रह हो सकता है, क्या समास होगा, है कि नहीं, ऐसी आकांक्षा होती है। तो इसमें भी जो बह्वादिभ्यः यह पंचम एकवचनांत पद है वो समस्त है, तो इसमें हमें ज़रूर विचार करना चाहिए कि क्या समास हो सकता है इसमें। तो देखिए क्या समास है। तो बहुः आदिः येषां ते बह्वादयः। ठीक, अलौकिक विग्रह क्या होगा इसका? बहु सु आदिः सु। ठीक, प्रातिपदिक संज्ञा कीजिएगा, विभक्ति का लुक, फिर यणादेश करके बहुवादी बनेगा। बहुवचन में करेंगे तो बहुवादयः, हरयः की तरह बहुवादयः, बहुवादी बहुवादी बहुवादयः, हरिः हरि हरयः ना। तो बहुवादयः बन गया कि नहीं बन गया? बहुवादयः बन गया। तेभ्यः पंचमी में ले जाना है, तेभ्यः बहुवादिभ्यः बन गया ना। तो इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए, बहुव्रीहि समास है, तो इन्हें हम लोग जान लिए कि बहुव्रीहि समास है। ठीक, अब इस सूत्र का अर्थ क्या है, चा का क्या प्रयोजन है बताते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इस सूत्र के अर्थ पर विचार करते हैं। देखिए, पूरे स्त्री प्रत्यय में ज्ञा प्रातिपदिकात, इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिकात का संबंध होता है। प्रत्ययः परश्च इत्यादि सूत्रों का भी संबंध होता है। तथा स्त्रियाम, भाई स्त्री प्रत्यय प्रकरण है तो स्त्रियाम का भी संबंध होगा। ठीक, तो उसको भी लेते आइएगा। तो इसमें किन किन पदों को ले आए? ज्ञा प्रातिपदिकात, प्रत्ययः परश्च स्त्रियाम, इन सूत्रों को ले आए। ठीक, अब इनका क्या कर देंगे हम, बहुवादिभ्यश्च के साथ एक वाक्यता कर देंगे। ठीक, तो एक महावाक्यार्थ बनेगा, और उस महावाक्यार्थ के द्वारा ही शब्द का साधुत्व होगा। ठीक, क्योंकि जो ज्ञा प्रातिपदिकात वो अधिकार सूत्र है, प्रत्ययः अधिकार सूत्र है, परश्च अधिकार सूत्र है, स्त्रियाम यह भी अधिकार सूत्र है, और ये स्वतंत्र अपने देश में रह करके ये किसी शब्द का साधुत्व नहीं कर सकते। इनको क्या करना होगा, यदि शब्द का साधुत्व करना है ना, तो किसी विधि सूत्र के साथ जाकर के एक वाक्यता करनी पड़ेगी। तो विधि सूत्र है बहुवादिभ्यश्च, तो इसके साथ क्या करना होगा, इसको एक वाक्यता करना होगा। तथा एक बात यहाँ पर और याद रखिएगा कि अन्यतो गीस सूत्र है। क्या है? पूर्व में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी याद रखिए कि अन्यतो गीस सूत्र के द्वारा यहाँ गीस की अनुवृत्ति आती है। ठीक, अब सूत्र का अर्थ क्या होता है उस पर विचार करते हैं। देखिए, जो प्रातिपदिकात लाए हैं ना, उसको विशेष से बना लीजिए और बहुवादिभ्यः को विशेषण बना लीजिए। ठीक, तो जो विशेष से विशेषण होता है उसमें समान विभक्तिकत्व, समान लिंगत्व, ये साधारण नियम है कि विशेष से विशेषण में समान विभक्तिकत्व और समान लिंगत्व होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुवादिभ्यः कहाँ का है? बहुवचन का है।
अतः प्रातिपदिकात् का भी बहुवचनान्तत्वेन विपरिणाम हो जाएगा। तो बहवादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इतना बनाना। परः भी लाए हो, परः को भी जोड़ दीजिए। तो परः फिर गीस प्रत्ययः इतना जोड़ दीजिए। तो बहवादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परः गीस प्रत्ययो भवति। भवति कैसे आ गया? तो नियम है सर्वं वाक्यं क्रियया परिसमाप्यते। सर्वं वाक्यं क्रियया परिसमाप्यते। सभी वाक्यों की परिसमाप्ति किसी न किसी क्रिया के द्वारा ही होती है। यदि हम भवति को नहीं लाएंगे ना, तो यहाँ पर हमारा वाक्य बनेगा बहवादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रीत्व विवक्षायां गीस, इतना बनेगा। अब भवति तो है नहीं, यहाँ पर कोई क्रियापद नहीं है, तो यहाँ पर आपके आकांक्षा की शांति नहीं होगी। अतः आकांक्षा को शांत करने के लिए हमें किसी न किसी क्रियापद को लाना आवश्यक है। ठीक। बहुवादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गीष भवति। गीस भवति। और यहाँ पर हम भवति का, जैसे कि वृत्तिकार आदि, इधर काचिका वृत्ति इत्यादिकार है, वो क्या करते हैं? भवति का अध्याहार करते हैं। ठीक। तो उनका अनुकरण करते हुए हम लोग भी भवति का अध्याहार कर लेते हैं। किंतु वस्तुतः आप इधर सिद्धांत कौमुदी में देख लीजिए, चाहे लघु सिद्धांत कौमुदी में देख लीजिए, सभी जगह स्यात् स्यात् लिखा है। क्या लिखा है? स्यात्। आप कोई किसी सूत्र की भी वृत्ति पढ़िए तो स्यात् लिखा हुआ। स्यात् लिखने का क्या प्रयोजन है? एक ये भी साधा प्रश्न बन सकता है। तो इस पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्यात् ही क्यों लगते हैं। तो देखिए, कोई भी विधि सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा क्या किया जाता है? किसी न किसी चीज़ का विधान ही किया जाता है। जैसे पूर्व का सूत्र आपने पढ़ा, वो तो गुणवचनात्, उसमें कहा गया है उदंतात गुणवाचिनो वा गीस स्यात्। यहाँ पर भी इन्होंने स्यात् लिखा है, तो स्यात् ही सब जगह क्यों लिख रहे हैं? तो देखिए, नियम है कि यत्र काचन क्रिया न दृश्यते तत्रास भुवि आक्षिप्यते। तो जहाँ पर कोई क्रियापद दिखाई न दे, वहाँ पर असभुवि का आक्षेप कर लेना चाहिए। असभुवि एक धातु है, ठीक, तो उसका आक्षेप कर लेना चाहिए। तो मान लीजिए अस धातु का हम आक्षेप कर लिए, अब उसका हम किस लिंग में प्रयोग करें, प्रश्न होता है ना। तो उसके लिए सूत्र बनाया गया है विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। ठीक, इत्यादि अर्थों में क्या होता है? लिंग लकार होता है। तो यहाँ पर जो अस धातु लाएंगे तो हमें इस सूत्र के द्वारा विधान ही हो रहा है ना, तो विधि है यहाँ पर। वो तो गुणवचनात् क्या कर रहा है? गीस प्रत्यय का विधान कर रहा है। अतः गीस प्रत्यय की विधि होने के कारण यहाँ पर हम विधि लिंग में स्यात् क्रिया का ही अध्याहार करते हैं, जिससे अर्थ हो जाता है कि गीस स्यात्। समझ में आया? स्यात् क्रिया का अध्याहार क्यों करते हैं? क्योंकि गीस प्रत्यय का विधान हो रहा है, और जहाँ पर किसी न किसी चीज़ का विधान, जहाँ पर किसी चीज़ का विधान होता है, वहाँ पर विधि अर्थ में लिंग लकार ही होता है। ऐसा विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, ये सूत्र कहता है। आया समझ में? चलिए, तो अब यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे? स्यात् क्रिया का अध्याहार कर लीजिए अथवा भवति क्रिया का अध्याहार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो अर्थ क्या बन जाएगा हम लोगों का कि बहवादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परो गीस प्रत्ययो स्यात् स्त्रियाम इत्यस्य स्त्रीत्व विवक्षायाम अथवा स्त्रियाम द्योते। ठीक, चलिए आगे समझ में। उदाहरण क्या दिए? बहु, बहवी दिए। तो बहुवादी गण है, बहुवादी गण में कई शब्दों का पाठ है, जिसमें इन्होंने बहु शब्द को दे दिया। तो जो बहु शब्द है वह वैपुल्य का वाची है। यहाँ संख्यावाची का ग्रहण नहीं करना है। ठीक, चलिए, तो बहु शब्द है, और बहु शब्द से हमने, ये बहुवादी गण में पठित है, इसलिए इसे स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर गीस प्रत्यय कर दिया। गीस प्रत्यय कर दीजिए, गकार सकार की संज्ञा हो गई, ई बचा, तो क्या स्थिति बनी? बहु ई, ऐसा बना ना। अब यहाँ पर क्या होगा? ई को एणच के द्वारा यण कर दीजिए। बह, अरे ऊ के स्थान में वा कर दिए ना, तो बह व ई, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, क्या बन जाएगा? बहवी, ऐसा बनकर ना। फिर यहाँ पर ये क्या है? ग्यंत है कि नहीं है? ग्यंत है। ग्यंत मान करके
ज्ञन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च प्रत्ययाः स्वादयः प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थक जो सोजस मौडादि सोजस मौट इत्यादि का लंबायमान जो सूत्र है उसके द्वारा क्या कर दीजिए, सु प्रत्यय कीजिए और सु का हलज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुति सप्रक्तम हल के द्वारा लोप कर दीजिए, तो बहवी ऐसा बन गया ना। अब ये जो सूत्र है उसमें वो तो गुण वचनात् इस सूत्र की तरह वाक्य निवृत्ति भी आती है, अतः बहुवादिभ्यश्च ये विकल्प से कार्य करता है। तो यहाँ पर एक पक्ष विकल्प का मतलब क्या होता है, तो भावाभाव। विकल्प का मतलब क्या होता है, भाव अभाव। एक पक्ष में जब हो जाएगा तो उसे भाव कहते हैं और नहीं होगा तो उसे अभाव कहते हैं, ठीक। तो भाव पक्ष हो गया, अब अभाव पक्ष अर्थात गीस प्रत्यय का अभाव पक्ष। तो गीस प्रत्यय के अभाव पक्ष में यहाँ पर गीस प्रत्यय नहीं होगा तो सु आएगा और सु के स्थान में ऋतु विसर्ग करके बहुहु ऐसा बन जाएगा। आगे समझ में चलिए। कृदिकारादक्तिनः, ये वार्तिक आया। कृदिकारादक्तिनः जो वार्तिक है इसका अर्थ ये है अक्तिनः। अक्तिनः में नए समास है, अर्थ तो उसका अर्थ कर लीजिएगा तीन भिन्न, तीन प्रत्ययांत भिन्न। तीन प्रत्यय है ना, और जहाँ पर प्रत्यय का ग्रहण होता है वहाँ पर तदंत का ग्रहण हो जाता है, ठीक। तो तीन प्रत्ययांत भिन्नः अथवा तीन प्रत्ययांत भिन्नस्य, तीन प्रत्ययांत भिन्नात् पंचम में अंत कर लीजिए। तो तीन प्रत्ययांत भिन्नात् कृद इकारात्, ठीक। तीन प्रत्यय भिन्नात् कृत प्रत्ययांतावयव इकारांतात् प्रातिपदिकात्, यानी कृत प्रत्यय का अवयव जो इकार वह हो अंत में जिसके ऐसा जो प्रातिपदिक, उस प्रातिपदिक से पर में गीस प्रत्यय होता है विकल्प से, ये ऐसा वार्तिक का, ठीक। अर्थात इसका अभिप्राय क्या है, तो जो तीन प्रत्यय कृत में ही होता ना, कृदंत में ही होता है, तो वो भी कृत हो गया। तो कृत प्रत्यय क्या होता है, स्त्री अर्थ में ही होता है, स्त्रियाम तीन सूत्र है तो स्त्री में ही कर देता है। तो भाई जब उसके द्वारा स्त्रीत्व अर्थ सिद्ध है तो उसी से करने के लिए हमें गीस प्रत्यय करने की आवश्यकता है, वहाँ पर आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने उससे निषेध कर दिया। तो कहा तीन प्रत्ययावयव जो इकार, उस इकार से पर में गीस प्रत्यय नहीं होता, किंतु अन्य कृत संबंधी यानी तीन प्रत्यय को छोड़ करके अन्य जो कृत प्रत्यय उनका तत्संबंधी जो इकार, उस इकार से पर में गीस प्रत्यय हो जाता है। समझ में आया इसका अभिप्राय? चलिए। तो रात्रि ऐसा शब्द है। रात्रि दिए, ठीक। तो देखिए रा धातु है, हाँ। रा धातु से त्रिप प्रत्यय कर दीजिए। त्रिप त्रिप में पकार की संज्ञा त्रि बसता है, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए तो रात्रि बन गया। रात्रि बना ना। अब रात्रि में क्या है, कृत प्रत्यय हुआ है त्रिप, तो यहाँ पर त्रिप प्रत्यय क्या है, कृत संबंधी है कि नहीं। त्रिप प्रत्यय में जो इकार है वो क्या है, कृत संबंधी है कि नहीं है। और तदंत प्रातिपदिक क्या हो गया, रात्रि। अतः रात्रि प्रातिपदिक से यहाँ पर गीस प्रत्यय हो जाएगा, गकार सकार की संज्ञा हो जाएगी, ई बचेगा, रात्रि ई। इस स्थिति में एक सूत्र है यचिभम। क्या सूत्र है, यचिभम सूत्र के द्वारा आप रात्रि की भ संज्ञा कर दीजिए, ठीक। यचिभम से रात्रि की भ संज्ञा, भ संज्ञा हो गई। और यस्येति चा सूत्र है, तो भ संज्ञा लिख लीजिए सूत्र को, और सूत्र दोनों सूत्रों की वृत्ति कल सुनाइएगा। यचिभम और यस्येति चा, यस्येति च। लघु सिद्धांत में है। हाँ दोनों लघु सिद्धांत में। तो यचिभम के द्वारा भा संज्ञा हो जाएगी और यस्येति चा के द्वारा रात्रि में जो इकार है उसका लोप हो जाएगा, कर दीजिए। तो रात्र ई क्या बना, त्र, इकार चला गया ना। अब हल है उसमें ई को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, रात्रि नहीं रात्रि, दीर्घ इकार वाला ना। अब ये क्या है, ज्ञंत है कि नहीं है, तो ज्ञंत मान करके इससे क्या हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा करने की आवश्यकता है इसकी नहीं है, क्योंकि ज्ञंत से भी सुप्रत्यय हो जाता है। कर दीजिए सुप्रत्यय और सुप्रत्यय का लोप कर दीजिए हलज्ञाभ्यो के द्वारा, तो रात्रि बन गया ना। और ये विकल्प से करता है,
इसलिए एक पक्ष में नहीं होगा तो रात्रि रहेगा, उसे सु प्रत्यय ले आइएगा और सु के स्थान में ऋतु विसर्ग करके रात्रि ही, ऐसा बन गया ना। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। आगे चले। अब यही जो ये वार्तिक आया है ना, ये कहता है कि बस कृत संबंधी इकार से पर में ही गीस प्रत्यय होगा, ऐसा कहता है। तीन प्रत्यय को छोड़ करके कृत संबंधी जो इकार उससे पर में ही गीस प्रत्यय होता है, अन्य स्थल में नहीं होता है। किंतु इसका एक मतलब एक और वार्तिक आ रहा है, वो कह रहा है कि सर्वतोक्तिनर्थादित्य के, क्या लिखा? सर्वतोक्तिनर्थादित्य के। हाँ, ये कहता है तिन्नर्थ जो प्रत्यय, यानी एक तीन प्रत्यय जिस अर्थ में होता है, उस प्रत्यय को तीन प्रत्यय का जो अर्थ, उस अर्थ में जो प्रत्यय होते हैं उन प्रत्ययावयव इकारों को छोड़ करके ना सभी स्थलों में, चाहे कृत संबंधी इकार हो और चाहे ना हो, ठीक, वो चाहे तद्धित का हो, चाहे कृत का हो, चाहे समास का हो, ठीक, सबसे संबंधित बस प्रातिपदिक होना चाहिए। उस प्रातिपदिक से क्या, उस प्रातिपदिक से पर में क्या हो जाएगा? गीस प्रत्यय हो जाएगा। यानी वो उसकी एक सीमा थी तीन संबंधी नहीं होना चाहिए। तीन संबंधी नहीं होना चाहिए, मतलब पूर्व वाले वार्तिक की तीन संबंधी नहीं होना चाहिए और कृत संबंधी ही इकार होना चाहिए, उससे पर में ही गीस होगा। किंतु ये कहा कि भैया चाहे कृत संबंधी हो, चाहे तद्धित संबंधी हो, चाहे जो संबंधी हो, बस क्या होना चाहिए? इकारांत होना चाहिए। किंतु तीन प्रत्यय का जो अर्थ, उस अर्थ से संबंधित प्रत्यय नहीं होना चाहिए, ठीक। ऐसा जो प्रातिपदिक होगा उससे गीस प्रत्यय हो जाएगा। अर्थबोधक वाला प्रत्यय भी होगा, वहाँ पे भी नहीं होगा। हाँ, आ गया ना। चलो क्या लिखे फिर? तीन प्रत्यय किस अर्थ में? तीन प्रत्यय स्त्री अर्थ में होता है, तो स्त्री अर्थ में जो जो प्रत्यय होंगे तत्संबंधी जो इकार रहेगा उनसे पर में नहीं होगा, बाकी अन्य सभी स्थलों में हो जाएगा। समझ में आया? फिर क्या दिए? शकटी। सकटी। देखिए सकटी ही शब्द है, क्या है? शकटी ही। ये अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। क्या है? व्युत्पन्न प्रातिपदिक। अव्युत्पन्न का मतलब क्या होता है कि जिसके प्रकृति प्रत्यय का कुछ मालूम पता ना हो, किसमें क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, क्या किस धातु से निष्पन्न हुआ है, ये सब पता ना हो, वही अव्युत्पन्न होता है। और व्युत्पन्न क्या होता है? इसमें प्रकृति प्रत्यय का क्या हो? ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। तो अव्युत्पन्न ये प्रातिपदिक है सकटी, इसमें हमें प्रकृति प्रत्यय का कुछ ज्ञान नहीं है, ठीक। तो बस केवल क्या है? इकारांत प्रातिपदिक है। तो इकारांत और इकारांत प्रातिपदिक है ना, इससे क्या कर देंगे हम? गीस प्रत्यय कर देंगे। कार सकार केत संज्ञा, पूर्व की भ संज्ञा कर दीजिए, भ संज्ञा की इकार का लोप कर दीजिए, सकट ई मिला करके सकटी, सु लाइए, सु का लोप कर दीजिए, सकटी बन गया। और विकल्प से करता है तो एक पक्ष में नहीं होगा तो सकटी ही, सु लाइए ऋतु विसर्ग करके सकटी बना लीजिएगा। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत?